स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। देखो, हमने अपनी पिछली दो वीडियो के अंदर ऑर्डर नंबर 8 यानी रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात की, जिसके अंदर हमने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 6 तक के सारे प्रोविजंस को देखे। अब उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे रूल नंबर 6A से लेकर रूल नंबर 10 तक की। अब रूल नंबर 6A से लेकर 6G तो बात करते हैं काउंटर क्लेम के बारे में, तो हम इस वीडियो में काउंटर क्लेम के बारे में जानेंगे। और इसके बाद रूल नंबर 7 से लेकर रूल नंबर 10 तक के जो भी रूल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं उसको भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो हमें काउंटर क्लेम के बारे में बताता है वो है रूल नंबर 6A, जिसका पहला क्लॉज हमसे दो बातें कहता है। पहला तो वो कहता है कि सेट ऑफ की तरह काउंटर क्लेम केवल मनी सूट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ ने जब कोर्ट में मनी सूट लगाया हो तभी डिफेंडेंट काउंटर क्लेम का इस्तेमाल करेगा। किसी भी तरीके का केस किया हो प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट को अगर काउंटर क्लेम का इस्तेमाल करना है तो वो कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट, रूल नंबर 6A का पहला क्लॉज हमसे कहता है कि किसी भी केस में जब तक इश्यू फ्रेम नहीं हो जाते तब तक डिफेंडेंट के पास ये चांस रहता है कि वो कोर्ट में प्लेंटिफ के अगेंस्ट काउंटर क्लेम का इस्तेमाल कर सकता है। बट एक बारी जहां इश्यू फ्रेम हो गए उसके बाद डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट काउंटर क्लेम का यूज नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद बात करें रूल नंबर 6A के प्रोवाइजो की, तो प्रोवाइजो हमसे कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट काउंटर क्लेम इस्तेमाल करना है तो वो बिल्कुल करे, बट जिस कोर्ट के अंदर केस आया है उस कोर्ट के पिक्यूनरी लिमिट से ऊपर का क्लेम डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है, उसने किसी वाई पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया। वो कोर्ट कौन सा है? सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है ना। और वो केस की वैल्यू क्या है? 10,000 रुपए। यानी कि एक्स ने वाई के अगेंस्ट 10,000 रुपए के क्लेम के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के कोर्ट में केस फाइल किया। ठीक है ना। अब ये जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है इसकी पिक्यूनरी लिमिट होती है 25,000। ठीक है। अब यहाँ पर वाई अगर एक्स के अगेंस्ट अपना काउंटर क्लेम यूज करना चाहता है तो वो इस 25,000 रुपए से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो 25,000 से ऊपर का क्लेम करेगा तो उस क्लेम को सुनने की पावर इस सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करें रूल नंबर 6A के सेकेंड क्लॉज की, तो सेकेंड क्लॉज हमसे कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम का यूज किया है तो उस रिटर्न स्टेटमेंट को क्रॉस सूट की तरह ट्रीट करेंगे, जिससे कि कोर्ट प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट अलग से जजमेंट प्रोनाउंस कर सके और डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट के अगेंस्ट अलग से जजमेंट प्रोनाउंस कर सके। ठीक है। उसके बाद बात करें रूल नंबर 6A के थर्ड क्लॉज की, तो थर्ड क्लॉज हमसे कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम का इस्तेमाल किया है तो प्लेंटिफ के पास ये छूट रहती है, ये लिबर्टी रहती है कि डिफेंडेंट के उस रिटर्न स्टेटमेंट के अगेंस्ट अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर फाइल कर सके। ठीक है ना। बट वो रिटर्न स्टेटमेंट जो प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर फाइल करेगा उसका टाइम पीरियड कोर्ट द्वारा फिक्स किया जाएगा और उसी टाइम पीरियड के अंदर प्लेंटिफ को अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करें रूल नंबर 6A के फोर्थ क्लॉज की, तो फोर्थ क्लॉज हमसे कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम का इस्तेमाल किया है तो उस काउंटर क्लेम को हम एज अ प्लेंट की तरह ट्रीट करेंगे और उस काउंटर क्लेम के ऊपर ऑर्डर नंबर 7 यानी प्लेंट के रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है ना। वहीं रूल नंबर 3 के अंदर प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट के अगेंस्ट अपना रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर रहा है उस रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर ऑर्डर नंबर 8 अप्लाई होगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करें हम रूल नंबर 6B की, तो 6B हमसे कह रहा है कि जिन भी ग्राउंड के बेसिस पर डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम का मेंशन कर रहा है वो सारे के सारे ग्राउंड्स डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफिकली सेपरेटली मेंशन करेगा। ठीक है। उसके बाद बात करें हम रूल नंबर 6C की, तो रूल नंबर 6C हमसे कह रहा है कि सपोज करो एक एक्स पर्सन है जिसने किसी वाई पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया। अब उस केस के अंदर वाई ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक्स के क्लेम के अगेंस्ट काउंटर क्लेम का यूज किया। ठीक है ना। तो अब यहां पर एक्स
ये चाहता है कि वाई ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम को यूज करते हुए जो भी क्लेम उसके अगेंस्ट मांगा है ना, उस क्लेम को वो सेपरेट सूट में ले आए, अलग से ले आए, अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर उस काउंटर क्लेम को प्लीड ना करे। ठीक है ना। तो अब अगर एक्स ऐसा चाहता है ना, तो उसे अपने केस के अंदर इश्यू फ्रेम होने से पहले कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और उस एप्लीकेशन को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इससे किसी को बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोर्ट वाई को ये ऑर्डर करेगा कि देखो तुम अपने काउंटर क्लेम का यूज करते हुए एक्स से जो भी क्लेम मांग रहे हो ना, वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में मत मांगो, वो अलग से सेपरेट सूट ले आओ, उसमें मांग लो तुम। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6D की। तो देखो रूल नंबर 6D हमसे कह रहा है कि सपोज करो एक एक्स पर्सन है जिसने किसी वाई पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया। अब उस केस में वाई ने अपने डिफेंस में काउंटर क्लेम का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। अब एक्स का कोर्ट में प्लेंट आ चुका है, वाई का रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है। उसके बाद कोर्ट के अंदर केस की हेयरिंग स्टार्ट होती है। अब उस हेयरिंग में कोर्ट ने सपोज करो एक्स के प्लेंट को स्टे कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, या फिर एक्स के केस को डिसमिस कर दिया। तो अब एक्स का जो केस स्टे हुआ है, डिसकंटिन्यू हुआ है या फिर डिसमिस हुआ है, उससे वाई के काउंटर क्लेम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाई का केस एज इट इज चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम या सेट ऑफ का इस्तेमाल करता है तो उसे सेपरेट सूट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसके ऊपर प्लेंटिफ के केस का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर प्लेंटिफ के केस के ऊपर स्टे लगता है या डिसमिस हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो उससे डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम या सेट ऑफ का मेंशन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम रूल नंबर 6E की। तो देखो रूल नंबर 6E हमसे ये कह रहा है कि डिफेंडेंट ने अगर अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम का यूज किया है तो वहां पर प्लेंटिफ को रिप्लाई देना जरूरी है, ऑल्दो ही इज एट लिबर्टी। बट अगर वो जवाब नहीं देगा तो कोर्ट ये मान लेगा कि डिफेंडेंट के क्लेम को प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसी के बेसिस पे कोर्ट प्लेंटिफ के अगेंस्ट अपना जजमेंट पास कर देगा। इसीलिए अगर डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम का इस्तेमाल किया है तो उसका जवाब प्लेंटिफ को देना जरूरी है। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो कोर्ट ये मान लेगा कि प्लेंटिफ एक्सेप्ट कर रहा है डिफेंडेंट के क्लेम को, अब प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोर्ट जजमेंट पास कर देगा। ठीक है। उसके बाद बात करें हम रूल नंबर 6F की। तो रूल नंबर 6F हमसे ये कह रहा है कि सपोज करो कोई एक एक्स पर्सन है जिसने कोर्ट में वाई के अगेंस्ट केस फाइल किया, जिसमें वो वाई से 1 लाख रुपए का क्लेम मांग रहा है। ठीक है। अब इसके जवाब में वाई ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि एक्स में से 1 लाख रुपए मांग तो रहा है, बट मैंने भी तो उसको 50,000 रुपए दिए थे, उसका क्या, वो भी मुझे दिलवाए जाए। तो अब यहां पर कोर्ट क्या करेगा, ये जो 50,000 रुपए बचे ना, इस 1 लाख रुपए में से ये 50,000 का वाई ने डिफेंस ले लिया तो 50,000 तो खत्म हो गए। अब बाकी बचे जो 50,000 रुपए बैलेंस है, कोर्ट वहां पर वाई को कहेगा कि बाकी बचे 50,000 वो तो दो एक्स को, तो वहां पर कोर्ट वाई से वो बचे हुए 50,000 लेकर एक्स को देगा। ठीक है। लेकिन अगर वाई ने यहाँ पर काउंटर क्लेम का इस्तेमाल करते हुए ये कहा होता कि एक्स मुझसे 1 लाख रुपए मांग तो रहा है, बट मैंने भी तो उसको 2 लाख रुपए दिए थे, वो भी मुझे दिलवाए जाए, और ये काउंटर क्लेम प्रूफ हो जाता है, तो 1 लाख रुपए एक्स जो क्लेम कर रहा है वो तो इस 2 लाख में से माइनस हो जाएगा, बचा कितना, 1 लाख रुपए। तो अब यहां पर कोर्ट प्लेंटिफ को जो एक्स है उसको कहेगा कि तुम अब 1 लाख रुपए वाई को दो जो बैलेंस बचा हुआ है। यानी कि अगर डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का इस्तेमाल किया हुआ है, उस केस में जिसके भी साइड में, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, जिसके साइड में भी बैलेंस बचेगा, कोर्ट उसको कहेगा कि तुम अपना बैलेंस दूसरी पार्टी को दे दो जिसका क्लेम अभी बचा हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6 हमको सिंपल कहता है कि डिफेंडेंट ने अगर अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम का इस्तेमाल किया है तो उसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने जो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया है, उस रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर ऑर्डर नंबर 8 ही अप्लाई होगा। ठीक है ना।
सो आई होप आपको काउंटर क्लेम समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। तो रूल नंबर 7 कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर प्लेंटिफ के अगेंस्ट अपना डिफेंस भी रख रहा है और सेट ऑफ भी क्लेम कर रहा है, तो जिन ग्राउंड के बेसिस पे वो अपना डिफेंस रख रहा है कोर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू, उसको अलग प्लीड करेगा, और जिन ग्राउंड के बेसिस पे वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ क्लेम कर रहा है वो ग्राउंड्स अलग से प्लीड करेगा। होंगे एक ही रिटर्न स्टेटमेंट में, बट दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, सेपरेटली लिखे जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है, उसने किसी वाई पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया। अब केस कैसे फाइल होगा, उसके लिए एक्स को क्या करना होगा, कोर्ट में प्लेंट फाइल करना होगा। ठीक है ना। अब इस प्लेंट का जब सूट नंबर मिलेगा एक्स को, तब केस फाइल माना जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर एक्स ने अपना प्लेंट दाखिल किया जिसका सूट नंबर उसे मिल गया। अब उसके बाद सम्मन गया वाई के पास कि तुम्हारे अगेंस्ट एक्स ने ऐसे ऐसे केस फाइल किया है जिसमें वो तुमसे 50,000 रुपए का क्लेम मांग रहा है। ठीक है ना। अब वाई ने यहां पर अपना रिटर्न स्टेटमेंट बनाया जिसके अंदर उसने इस 50,000 के अगेंस्ट 40,000 का तो डिफेंस लिया। ठीक है ना। और बाकी जो बचे 10,000 रुपए, उसके अगेंस्ट वाई ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू कोर्ट को यह बताया कि सर एक्स के 10,000 तो हैं, बट मैंने भी तो उसको 5,000 रुपए दिए थे, उसका क्या, वो भी तो मुझे दिलवाए जाए। या फिर वाई अपने रिटर्न स्टेटमेंट में इस 10,000 के अगेंस्ट कोर्ट को यह बताए कि सर एक्स के 10,000 तो मेरे पर हैं, ठीक है, बट मैंने भी तो उसको 15,000 रुपए दिए थे, उसका क्या। तो यानी कि वाई जो अपने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू इस 50,000 के अगेंस्ट अपना डिफेंस रख रहा है 40,000 रुपए का, वो जिस ग्राउंड पे रख रहा है वो ग्राउंड्स सेपरेटली प्लीड किए जाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, और ये बचे हुए 10,000 रुपए के लिए वो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम जिसका भी सहारा ले रहा है और जिस ग्राउंड पे ले रहा है वो ग्राउंड अलग से सेपरेटली प्लीड किए जाएंगे। दोनों चीजें, डिफेंस, सेट ऑफ या काउंटर क्लेम, ये दोनों चीजें आएंगी एक ही रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, बट दोनों को अलग अलग प्लीड किया जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको रूल नंबर 7 समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। तो देखो रूल नंबर 8 हमसे कह रहा है कि कोर्ट में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के इंस्टीट्यूट होने के बाद अगर डिफेंस का कोई नया ग्राउंड सामने आता है, चाहे वो प्लेंटिफ के सामने आए चाहे वो डिफेंडेंट के सामने आए, तो उसको कोर्ट में कैसे प्लीड किया जाएगा, यानी कि उसको कोर्ट के सामने कैसे रखा जाएगा। ठीक है। तो अब कैसे रखा जाएगा उसके रिगार्डिंग रूल नंबर 8 हमसे कहता है कि सपोज करो एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। एक्स ने वाई के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया। कैसे फाइल किया, वाई प्लेंट सबमिट किया, उसका सूट नंबर एक्स को मिला, तो मान लिया कि केस इंस्टीट्यूट हो गया। अब केस इंस्टीट्यूट होने के बाद कोर्ट ने वाई को सम्मन भेजा जिसमें कोर्ट ने वाई को बताया कि एक्स ने तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया जिसके अंदर वो तुमसे 1,00,000 रुपए का क्लेम मांग रहा है। ठीक है। अब यहां पर वाई ने क्या किया, वाई ने WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट तैयार किया जिसके अंदर उसने ये कहा कि सर एक्स मेरे से 1,00,000 रुपए मांग तो रहा है, बट मैंने भी तो उसको 2,00,000 रुपए दिए थे, उसका क्या। यानी कि वाई यहां पर क्या कर रहा है, वाई अपने डिफेंस में अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काउंटर क्लेम का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है ना। या फिर वाई अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये कहे कि सर एक्स मुझसे 1,00,000 रुपए मांग तो रहा है, बट मैंने भी तो उसको 50,000 रुपए दिए थे, उसका क्या। तो यानी कि अब यहां पर वाई क्या कर रहा है, सेट ऑफ का इस्तेमाल कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वाई एक्स के लगाए गए प्लेंट के अगेंस्ट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का इस्तेमाल करता है, उसके बाद चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उनके पास डिफेंस का कोई नया ग्राउंड आता है, तो उस नए ग्राउंड को चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो रिटर्न स्टेटमेंट बनाकर ही सबमिट करेंगी। अब सवाल उठता है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्यों, प्लेंटिफ है तो प्लेंट दाखिल करेगा ना। तो देखो जब अभी हमने सेट ऑफ और काउंटर क्लेम देखा तो उसमें हमने देखा कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दोनों होते तो एक ही सूट नंबर के अंदर हैं, बट दोनों को एज अ सेपरेट सूट ट्रीट किया जाता है। प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट दाखिल किया, उसके अगेंस्ट में डिफेंडेंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल किया जिसमें उसने सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का मेंशन किया। तो अब उस सेट ऑफ या काउंटर क्लेम जो भी उसने मेंशन किया है उसे हम सेपरेट सूट की तरह देखेंगे। तो एक तरीके से क्या हो गया, डिफेंडेंट का प्लेंट हो गया जो कोर्ट में सबमिट किया है उसने। ठीक है। तो अब उस सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के अगेंस्ट प्लेंटिफ को कोई डिफेंस कोर्ट में रखना है,
तो अब वो रिटर्न स्टेटमेंट ही दाखिल करेगा ना, क्योंकि वो अब डिफेंस में आ गया है। अब वो डिफेंस ले रहा है कोर्ट के सामने डिफेंडेंट के लगाए गए सेट ऑफ या काउंटर क्लेम, जिसे हम सेपरेट सूट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट रूल नंबर 8 हमसे कह रहा है कि जहां डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का इस्तेमाल करता है, उसके बाद चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उनके सामने कोई नया ग्राउंड आता है डिफेंस का, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू ही कोर्ट के सामने रखेंगे, ठीक है ना। बट अब यहाँ सवाल उठता है कि चलो मान लिया कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को हमने सेपरेट सूट की तरह ट्रीट किया, जिसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने फिर दोबारा से अपना रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल किया, ठीक है। अब उस रिटर्न स्टेटमेंट के अगेंस्ट डिफेंडेंट को फिर से अपने नए ग्राउंड कोर्ट के सामने रखने हैं, तो वो कैसे रखेगा? तो वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू ही रखेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको रूल नंबर 8 समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम रूल नंबर 9 की। तो देखो रूल नंबर 9 हमें कह रहा है कि जब कोई प्लेंटिफ कोर्ट में केस फाइल करेगा जिसके अगेंस्ट डिफेंडेंट कोर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का इस्तेमाल करेगा, तो उस सिचुएशन में प्लेंटिफ कोर्ट की परमिशन लिए बिना भी सब्सीक्वेंट प्लीडिंग कोर्ट में सबमिट कर सकता है। सब्सीक्वेंट प्लीडिंग क्या होगी? प्लेंटिफ का रिटर्न स्टेटमेंट। अरे डिफेंडेंट ने सेट ऑफ काउंटर क्लेम का इस्तेमाल किया है, तो उसको तो हम एक सेपरेट सूट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। तो अब उस सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के अगेंस्ट प्लेंटिफ को अपना ग्राउंड दोबारा से नया कोर्ट के सामने रखना है, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू ही रखेगा। अब वो रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल करने के लिए प्लेंटिफ को कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट डिफेंडेंट ने केवल अपना डिफेंस कोर्ट के सामने रखा है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का इस्तेमाल नहीं किया। अब वहां पर प्लेंटिफ को सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का इस्तेमाल करना है, तो वहां पर फिर प्लेंटिफ को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जब कोर्ट से परमिशन लेगा कौन? प्लेंटिफ। तो वहां पर प्लेंटिफ को कितना टाइम दिया जाएगा? 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करें रूल नंबर 10 की। तो रूल नंबर 10 कह रहा है कि रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 9 के बीच जितने भी रूल्स हैं, उन रूल्स के अंदर अगर डिफेंडेंट को कोर्ट ने रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने को कहा है, या फिर कुछ सिचुएशन में प्लेंटिफ को कोर्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करना है, बट उस रिटर्न स्टेटमेंट को दाखिल कितने टाइम पीरियड में करना है, वो टाइम पीरियड अगर कोर्ट ने बताया है, तो उस टाइम पीरियड में ही कोर्ट के अंदर वो रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करना रहेगा। बट अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल नहीं होता है, तो जिसको वो रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करना था उसके अगेंस्ट कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा, ठीक है ना। सो आई होप आपको काउंटर क्लेम रूल नंबर 7, 8, 9 और 10, इसके साथ हमारा ऑर्डर नंबर 8 पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे सूट बाय इंडिजेंट पर्सन के बारे में, ठीक है ना। ऑर्डर नंबर 33 है, जो हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, इंडिजेंट है, अगर उस व्यक्ति को कोर्ट में केस फाइल करना होगा, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, कैसे वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, ठीक है ना।